जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के थर्मोडायनामिक्स के। और उसमें हमने जो बुक के लास्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनमें से मेरे ख्याल में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कैन स्पेसिफिक हीट of a medium of a body be zero, infinity और नेगेटिव। क्या किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की स्पेसिफिक हीट आपके साथ जीरो हो सकती है, या इन्फिनिटी हो सकती है, या आपके साथ वो नेगेटिव हो सकती है। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी जो आपके साथ होती है, it is the amount of heat that is absorbed by a body without raising its temperature। ठीक है, वो हीट जो कोई बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, कोई बॉडी जज़ब कर लेता है अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज किए बगैर, उस हीट को हम द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी कहते हैं, या उस बॉडी की हीट लिमिट, या उस बॉडी की हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट में स्टूडेंट्स ये एक इजाफी बात है जो हीट कैपेसिटी में नहीं है, और वो मास ऑफ द बॉडी की बात है। स्पेसिफिक हीट में आपने मास ऑफ द बॉडी को डिफाइन करना है कि यू हैव ऑलवेज टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट फॉर 1 kg बॉडी। ठीक है, हीट कैपेसिटी में तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मास की। आप 1 kg भी ले सकते हैं, 10 kg भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने मास को हमेशा 1 kg ही कंसिडर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी वैल्यू जीरो, इन्फिनिटी या नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के थ्रू अगर हम देखें तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे साथ आ सकती हैं। ठीक है, आएंगी या नहीं ये तो आपके साथ एक अलग मसला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम देखना चाहें, उस इक्वेशन के जरिए हम एनालाइज करना चाहें, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि द स्पेसिफिक हीट मे बी जीरो, इट मे बी इंफिनिटी, एंड इट आल्सो मे बी नेगेटिव। ठीक है, और रीजन में हम सिंपल ये लिख देते हैं कि अभी हम जो है कुछ कंडीशंस लेते हैं, कुछ केसेस लेते हैं जिसमें हम प्रूफ करेंगे अपनी इस बात को कि स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो सकती है आपके साथ, इन्फिनिटी भी हो सकती है, और वो आपके साथ नेगेटिव भी हो सकती है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट जीरो जो है वो कैसे हो सकती है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपके साथ है स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इस इक्वेशन से आप सी को सब्जेक्ट बना लें तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट अगर आपको जीरो चाहिए इस फॉर्मूला के मुताबिक, तो आपको इस डेल्टा क्यू में जीरो पुट करना होगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू जब जीरो होगा तो आपके साथ ये पूरा डिवीजन फैक्टर जो है ये जीरो हो जाएगा, और आपके साथ सी की वैल्यू जीरो आ सकती है। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो कौन सा केस है, ये आपके साथ एक आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो कंसिडर एन आइडियाबेटिक प्रोसेस, expansion or compression with temperature changes but delta Q is equal to zero। ठीक है, adiabatic process में आपके साथ delta Q जो है वो जीरो होता है। so for adiabatic process delta Q is equal to zero, लेकिन temperature तो उसका change होता है because work is done at the cost of internal energy। तो अगर हम ये पुट कर दें तो आपके साथ C की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपके साथ एक आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जीरो आ सकती है। अगर एक प्रोसेस आइडियाबेटिक होगा तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके साथ जीरो हो सकती है। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी को। ठीक है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी अगर आप इसको फिजिकली एनालाइज करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी बॉडी जो आपके साथ
हीट को एब्जॉर्ब करती जाएगी, लेकिन टेम्परेचर को वो चेंज नहीं करेगी। मतलब उसको उसकी हीट की जो बर्दाश्त की सलाहियत होगी वो आपके साथ इनफाइनाइट होगी। तो इस फिजिकल एनालिसिस से भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का चेंज जो है वो पॉसिबल ना हो, मतलब हमारे साथ एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ठीक है, जिसमें डेल्टा टी की जगह हम जीरो पुट कर दें। तो अगर डिनोमिनेटर में आपके साथ जीरो आ जाएगा तो आपके साथ ओवरऑल आंसर जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट। सो वही आपके साथ सी का फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम जो प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस हम कंसिडर कर रहे हैं, in which heat is given to the system at constant temperature. So in isothermal process delta Q तो जीरो नहीं है, लेकिन डेल्टा T आपके साथ जीरो है और उससे आपके साथ C की वैल्यू इंफिनिटी आ गई है। So the specific heat of a body may be infinity if the process is completely isothermal. स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? नेगेटिव स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि आप किसी बॉडी को हीट दे दें और उसका टेम्परेचर राइज होने की बजाय ड्रॉप हो जाए, मतलब हीट गेन करके उसका टेम्परेचर आपके साथ राइज ना हो, ड्रॉप हो, तो उस वक्त आपके साथ न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन होगा और डिनोमिनेटर में आपके साथ नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि राइज इन हीट को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और ड्रॉप इन टेम्परेचर को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो लेट वी हैव अ गैस प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग बेस, it is allowed to expand adiabatically. When it expands, its internal energy and temperature decreases, and in this process heat enters the case. हीट तो आपके साथ इंटर हुई है तो वो तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन आपके साथ चेंज इन टेम्परेचर वो नेगेटिव है। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो नेगेटिव भी आ सकती है। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी may also be negative। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तीनों केसेस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके साथ जीरो भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके साथ इन्फिनिटी भी हो सकती है और आपके साथ नेगेटिव भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर से आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमने बात की थी कि जो 30% आपका कंसेप्चुअल पेपर है वो एक्सरसाइज के अंदर से ही आपको दिया जाता है, तो उसकी बात करते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर से आपके आ सकते हैं। उनमें से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है थर्मल इक्विलिब्रियम पर। राइट अ नोट ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो आप थर्मल इक्विलिब्रियम की हेडिंग देख के उसे एक्सप्लेन कर लें कि थर्मल इक्विलिब्रियम आपके साथ एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें मुख्तलिफ बॉडीज आपके साथ सेम टेम्परेचर पे आ जाती है और हीट फ्लो जो है वो आपके साथ रुक जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या कर सकते हैं, लेट वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी, body A is at high temperature and body B is at low temperature, so there is a temperature difference between body A and body B. So what will happen, that heat flows from body A to body B because there is a temperature difference, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपके साथ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो आपको क्या कहता है कि हीट फ्लो का जो रीजन है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट फ्लो होगा, और कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो का रेट आपके साथ कितना होगा, वो उस टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तो हीट फ्लो भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो हीट फ्लो भी कम होगा। और स्टूडेंट्स, इस हीट फ्लो का मकसद क्या है? हीट फ्लो का रीजन तो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन इसका मकसद है टेम्परेचर डिफरेंस को खत्म करना, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करना। जब आपके साथ हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट जाती है तो आपके साथ क्या होगा कि आपके साथ उस हॉटर बॉडी की टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी और कोल्डर बॉडी की टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगी। तो आखिरकार थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो जाएगा और इस तरह थर्मल इक्विलिब्रियम आपके साथ प्रोड्यूस हो सकता है जब आप बॉडीज को अलाउ करें कि वो अपनी हीट का ट्रांसफर कर लें और बॉडीज को सेम टेम्परेचर पे ले आए उस हीट के ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि हीट फ्लो का रीजन ही यही है
to produce thermal equilibrium, that is to produce a system in which a change in temperature of the bodies is always zero। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।